आज का केस एक 17 साल की लड़की के बारे में है जो इंटरनेट पर एज एन ई गर्ल पॉपुलर हुई थी। उसके लिए सोशल मीडिया वो स्पेस था जहां वो बेझिझक नए दोस्त बना सकती थी और अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकती थी। बट शी हैड नो आइडिया कि एक दिन इंटरनेट के थ्रू वो अपने ही किलर से मिलेगी और इसी ऑनलाइन स्पेस में जहां वो अपनी आर्ट शेयर करती थी वहीं एक दिन उसकी ब्लड सोक्ड लाइफलेस बॉडी की इमेज भी सर्कुलेट होगी। आज का केस इस बात का प्रूफ है कि कैसे ऑनलाइन फैसिनेशन और रियल लाइफ ऑब्सेशन के बीच की लाइन बहुत ज्यादा पतली होती है। दिस इज द केस ऑफ बियांका डेविंस। बियांका की मॉम किम केवल 17 साल की थी जब उन्होंने 2 अक्टूबर 2001 में बियांका को जन्म दिया था। यानी कि किम उस टाइम पे खुद ही एक टीनेजर थी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो एक सिंगल मॉम भी थी। सो एक तरीके से हम लोग ये चीज भी कह सकते हैं दैट दे ग्रू अप टुगेदर। बियांका का बचपन न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर यूटिका में बीता था जहां वो अपनी मॉम और अपनी 2 साल छोटी सिस्टर ओलिविया के साथ रहती थी। जाहिर सी बात है बियांका की मॉम किम के लिए इतनी कम उम्र में 2 बेटियों को बड़ा करना आसान नहीं था, विच इज व्हाई ये तीनों आपस में बहुत ज्यादा क्लोज थे बिकॉज दे ओनली हैड ईच अदर। लेकिन जब बियांका बस 9 साल की थी तो वो सेपरेशन एंग्जाइटी महसूस करने लगी थी। मतलब जब भी वो अपनी मॉम से या घर से दूर रहती थी तो उसे एंग्जाइटी होने लगती थी, जिस वजह से उसे अब स्कूल जाने का मन भी नहीं करता था। और बिना अपनी बेटी को डांटे या फिर स्कूल जाने के लिए फोर्स करे किम ने उसकी मदद करनी चाहिए और उसे एक थेरेपिस्ट के पास भी भेजा उन्होंने। यहाँ पर मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि ये तीनों आपस में क्लोज तो थे लेकिन इसका रीजन एक और चीज था और वो थे बियांका के फादर माइक। बियांका के डैड माइक वाज इमोशनली अब्यूसिव टू हर मदर किम इन 2010। किम एंड माइक सेपरेटेड एंड किम फाइल्ड मल्टीपल डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट विद यूटिकास पुलिस। तो इसलिए बियांका अपनी मॉम की एक इमोशनल डिफेंडर बन गई थी जो कि अपनी ही मॉम को हेल्प करती थी जब भी माइक उनकी जिंदगी में वापस आता था। लेकिन इन 2015 उन्होंने माइक ने उनकी फैमिली को पूरी तरीके से छोड़ दिया था हमेशा के लिए, which was kind of a good thing क्योंकि इन तीनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। Because having a emotionally abusive father is way worse than having any other nightmare। एक फादर वो सपोर्ट सिस्टम होता है जो तुम्हें हेल्प करता है ग्रो करने में, एंड अगर वो ही ऐसे काम करे, वो ही अगर तुम्हारी माँ को ऐसा भरा बुरा बोले तो फिर तुम कैसे डील करोगे इन चीजों से। इसलिए इन माय ओपिनियन आई थिंक सो इट वाज अ गुड थिंग। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं बियांका के दिमाग पर असर पड़ा था एंड इस चीज की वजह से भी उसे एंग्जाइटी होती थी। तो शुरुआत में किम को भी यही लगा था कि शायद उसके फादर की वजह से सब कुछ हो रहा हो, लेकिन किम को कोई भी अंदाजा नहीं था कि बियांका के मेंटल हेल्थ स्ट्रगल की ये बस शुरुआत थी। जब बियांका ने अपनी टीनेज एंटर करी तो वो 13 साल की उम्र से ही डिप्रेस रहने लगी थी, पर क्योंकि बचपन से ही बियांका बहुत स्मार्ट और इंट्यूटिव थी तो उसने खुद से रियलाइज कर लिया था कि ऐसा फील करना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था एंड दैट शी नीडेड हेल्प। इवेंचुअली 16 साल की उम्र में बियांका वाज डायग्नोस्ड विद मल्टीपल मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि बियांका ने अपनी चाइल्डहुड से ही काफी ज्यादा हार्डशिप्स देखी थी, काफी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम्स देखे थे एंड उसने तरह तरह की मेंटल बैटल से डील भी करा था एंड इसी वजह से भी उसके लिए फ्रेंड्स बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। धीरे धीरे करके उसने अपने आप को लोगों से आइसोलेट करना शुरू कर दिया था और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने लगी थी। वो उसे मेकअप करना और पॉपुलर एस्थेटिक्स को एक्सप्लोर करके न्यू लुक्स क्रिएट करना बहुत पसंद था। अपनी ऑनलाइन दुनिया में बियांका इजीली नए दोस्त बना सकती थी और अपनी आर्ट शेयर कर सकती थी, लाइक माइंडेड लोगों से भी बात कर सकती थी। साथ ही साथ राइट ट्रीटमेंट और प्रोफेशनल हेल्प की मदद से बियांका बेटर भी फील करने लगी थी। जब उसने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना शुरू किया तो इंस्टाग्राम, टम्बलर, 4chan, डिस्कॉर्ड और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो फॉलोअर्स गेन करने लगी थी और अपनी पर्सनालिटी के इन्हीं एस्पेक्ट्स को यूज करके वो काफी ड्रामेटिक और वाइब्रेंट मेकअप लुक्स क्रिएट करती थी। इस एस्थेटिक को बाय द वे ई गर्ल भी कहा जाता है, व्हिच आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोगों ने सुना होगा, और अगर तुम लोगों ने सुना नहीं होगा तो तुमने ये लड़कियां देखी होंगी एलेक्स डोरामे या फिर जेडी। ई गर्ल्स बेसिकली वो लड़कियां होती हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हेवी मेकअप, डाइड हेयर और यूनिक क्लोथिंग के साथ अपनी पिक्चर्स या वीडियोस पोस्ट करती हैं जिन्हें देखकर लगता है एज इफ वो कोई गेमिंग या एनिमे कैरेक्टर हो। तो इसी तरह से अपने मेकअप के थ्रू, अपने हेयर के थ्रू और अपने लुक के थ्रू बियांका भी अब अपने फॉलोअर्स के लिए एक ई गर्ल कहलाने लगी थी। बन जाएगा मैडम, ई गर्ल कैसे नहीं, ई बॉय बन जाएंगे क्या मैडम? हमको हम भी मेकअप लगाएंगे, हम भी बॉय, हमारे पे भी लड़कियां मरेंगी। ले फिर लेट्स गो। She was very good at this whole aesthetic to be honest। वो frequently अपने बाल डाई करती थी एंड उसके मेकअप में मोस्टली पेस्टल और पिंक जैसे कलर्स इन्वॉल्व होते थे जिससे कि काफी फेमिनिन और ड्रीमी लुक भी आता था उसका। लेकिन बियांका wasn't just a pretty face। अपने मेकअप और लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के अलावा बियांका इंटरनेट पर मेंटल हेल्थ को लेकर भी काफी ज्यादा पोस्ट करा करती थी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो लोगों को ये बताना चाहती थी कि she too was not perfect। उसमें भी फ्लॉज थे और वो भी कई सारे टीनेजर्स की तरह एंग्जाइटी और डिप्रेशन से स्ट्रगल करती थी और इन चीजों को एक्सेप्ट करने में किसी भी तरह की शर्म की बात नहीं है। नाउ कमिंग टू 2019 फरवरी में बियांका ने फिर से एक हॉस्पिटल फैसिलिटी से मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लिया एंड शी सीम्ड मच बेटर दिस टाइम। उसकी फैमिली भी उसकी प्रोसेस से काफी खुश थी। वो अब अपने फ्यूचर को लेकर प्लान्स बनाने लगी थी और ये देखकर उसकी फैमिली अब काफी रिलीव थी। फाइनली बियांका और उसकी फैमिली के पास अब होप थी कि चीजें अब और बेहतर होने लगी हैं। जून 2019 में जब बियांका 17 साल की थी तो उसने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया और साथ ही साथ उसने मोहॉक वैली कम्युनिटी कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ने का भी प्लान बनाया था। बियांका के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस
अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट थी एज शी स्ट्रगल विद दैट थिंग हरसेल्फ, और वो भी आगे चलकर एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी ताकि वो हर एक स्ट्रगलिंग इंसान की मदद कर सके। नाउ तुम लोग सोच रहे होगे कि हम लोग बियांका के मेंटल हेल्थ के बारे में इतना ज्यादा क्यों बात कर रहे हैं। सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हर। आगे क्योंकि हम जिस चीज की बात करने वाले हैं उससे हमें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए थी कि बियांका अब अपनी लाइफ में कितनी मेंटली सॉर्टेड थी, क्योंकि इस ई गर्ल एस्थेटिक को लेकर कई सारे लोग जजमेंट करते हैं, जैसे सारे ही एस्थेटिक्स को लेकर करते हैं। तो सम पीपल दे डू थिंक दिस थिंग की जैसे कि जेंजीज को काफी ज्यादा कैटेगराइज कर दिया जाता है, राइट, लाइक दे आर लेजी, दे डोंट केयर। सो वैसे ही अगर किसी लड़की का ई गर्ल एस्थेटिक है तो उसको भी ऐसे कैटेगराइज कर दिया जाता है कि शी डज नॉट केयर अबाउट हर लाइफ, या फिर इनका काम सिर्फ गेमिंग होता है, गाने सुनना होता है, डिस्कॉर्ड में लड़कों का दिल तोड़ना होता है। बट दैट वाज नॉट ट्रू विद बियांका। यस, शी वाज इन्वॉल्वड इन दिस थिंग, पर वो अपनी लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा सीरियस थी। पर उससे ये चीज नहीं मालूम थी कि इस साल वो एक ऐसा ऑनलाइन दोस्त बनाएगी जो कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। अब सिंस बियांका की प्रेजेंस धीरे धीरे करके ऑनलाइन काफी ज्यादा बढ़ रही थी और उसके फॉलोवर्स भी बढ़ रहे थे, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि काफी ज्यादा मेल अटेंशन मिला करता था उसे बिकॉज शी वाज प्रिटी। बल्कि एक ऐसा वर्ड है जो इस केस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, एंड आई थिंक सो जेन ज़ी या फिर जेन एक्स को इवन इफ यू आर नॉट प्रिटी भाई, तुम थोड़े बहुत भी लाइमलाइट में आ जाते हो, फेमस हो जाते हो, यू विल गेट अटेंशन। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मेरा इंस्टाग्राम है, आई एम गेटिंग लाइक व्यूज, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, लाखों में चली जाती है भाई मेरी थोड़ी थोड़ी रील्स, टच वर्ड, एंड भाई आई गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन भाई। आई डोंट नो, इट्स क्रेजी भाई, मिल जाती है अटेंशन। इट्स नॉट अबाउट द लुक्स एवरी टाइम। पता होगा ये वर्ड, एंड इट्स कॉल्ड ऑर्बिटर। जस्ट लाइक सारे प्लैनेट्स सन को दूर से ऑर्बिट करते हैं, वैसे ही एक ऑर्बिटर किसी से अट्रैक्ट होने पर उसे ऑनलाइन फॉलो करता है या कभी कभार डीएम्स कर देता है इन होप्स कि शायद एक दिन वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाए उस आदमी से। पर ये ऑर्बिटर कभी भी अपनी फीलिंग्स को ढंग से शेयर नहीं करते हैं उस इंसान के साथ। वो बस इन लड़कियों को स्टॉक करते हैं और उनके सोशल मीडिया सर्कल में घुसने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि आगे चलकर उनका जो फॉलोअरशिप है वो एक दोस्ती में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो दोस्ती या तो प्यार या फिर सेक्सुअली उनके लिए हेल्पफुल होगी। बट इन लोगों में कभी भी इतना करेज नहीं होता है कि वो खुद से एक रिलेशनशिप को इनिशिएट कर सके, खुद से एक दोस्ती को इनिशिएट कर सके, और इसीलिए वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को लेकर ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही बियांका के भी कई सारे ऑर्बिटर्स थे, पर बियांका उनके साथ काफी ज्यादा पेशेंट थी और कभी कभी उन्हें अटेंशन भी दिया करती थी, एंड ऑल ऑफ दिस वाज आउट ऑफ पोलाइटनेस, क्योंकि आखिरकार ये थे तो उसके फॉलोअर ही, एंड शी डिड नॉट वांट टू बी रूड टू देम। अपने फॉलोअर्स के साथ ऑनलाइन इंटरैक्ट करते करते मई 2019 में बियांका की दोस्ती एक ऐसे ही आदमी से हुई जो उसे लाइक करता था, और इवेंचुअली ये दोनों दोस्त भी बन गए थे। इस आदमी का नाम था ब्रैंडन क्लार्क, जो कि एक लिफ्ट ड्राइवर था, और सिंपल टर्म्स में बोलूं तो ये एक कैब ड्राइवर था जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था। ब्रैंडन उस समय 21 साल का था, यानी कि बियांका से पूरे 4 साल बड़ा, लेकिन ब्रैंडन ने ये बात इनिशियली बियांका और उसकी फैमिली से छुपाई थी और उनसे कहा कि वो बस 19 साल का है, बल्कि बियांका जिस समय इन लोगों की दोस्ती हुई थी वो उस समय सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। नाउ ब्रैंडन अपने छोटे भाई के साथ रहा करता था और ऐसे ही छोटे मोटे और जॉब्स किया करता था वो। ब्रैंडन और बियांका की बातें इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों ने अपनी पर्सनल लाइव्स भी शेयर करना शुरू कर दिया था। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स बियांका और ब्रैंडन की जो कन्वर्सेशन थी वो काफी ज्यादा इंटेंस होने लगी थी, और उसकी सिंपैथी गेन करने के लिए, बियांका की सिंपैथी गेन करने के लिए उसने बियांका को ये भी बताया कि वो एक अब्यूजिव हाउस होल्ड से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से ग्रोइंग अप वो एक फॉस्टर केयर होम में भी रह चुका है। पहले पोस्ट का कहना यह भी है कि बियांका और ब्रैंडन ने कुछ समय डेट किया था, पर बियांका की साइड से ये रिलेशनशिप एक्सक्लूसिव और सीरियस नहीं थी। बियांका ने ब्रैंडन को बताया था कि वो अपने फ्यूचर को लेकर काफी एम्बिशियस थी और साइकोलॉजी पढ़ना चाहती थी वो, इसलिए शी वाज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस और एनीथिंग दैट कुड हिंडर हर। बट मूविंग ऑन, ये दोनों अब वो इसलिए शी वाज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस और एनीथिंग दैट कुड हिंडर हर। बट मूविंग ऑन, ये दोनों अब फ्रीक्वेंटली मिलने लगे थे और बियांका की फैमिली भी ब्रैंडन को जानती थी, एंड इनिशियली उन्हें ब्रैंडन में कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं दिखे थे। किम यानी बियांका की मॉम का ये कहना था कि, एंड आई कोट, कि ब्रैंडन उन्हें बस एक बॉय नेक्स्ट डोर, गूफी और नर्डी टाइप का लड़का लगता था, और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो उनकी बेटी को किसी भी सेंस में कभी हार्म करेगा। नाउ बियांका की साइड से तो इन दोनों का रिलेशनशिप कैजुअल था और वो ब्रैंडन को बस एक दोस्त के नजरिए से देखती थी, लेकिन जब जून में बियांका ने अपनी ग्रेजुएशन की पार्टी थ्रो करी और ब्रैंडन को भी इनवाइट किया, तो इस पार्टी में ब्रैंडन खुद को बियांका का बॉयफ्रेंड बताने लगा था, लोगों को ये कहकर इंट्रोड्यूस करने लगा था कि वो और बियांका साथ में है, जो कि काफी अजीब था बियांका के लिए। बट समहाउ बियांका और उसकी मॉम को ये चीज इतनी ज्यादा अलार्मिंग नहीं लगी थी, क्योंकि उनके साथ ब्रैंडन का बिहेवियर काफी ज्यादा नॉर्मल था। नाउ यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी कोई लड़का ऐसा करता है कि ही इंट्रोड्यूसेस यू एज देयर बॉयफ्रेंड, दैट थिंग इज वेरी अलार्मिंग, स्पेशली अगर वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। तो एक बड़े भाई की एडवाइस है तुम लोग के लिए कि ऐसे लड़कों से बस दूर ही रहा करो तुम लोग। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, मेरे ख्याल से भाई दूर ही रहा करो भाई। मैं तो कहता हूँ लड़कों से दूर रहा करो, कोई काम के नहीं होते, ना शुक्रे होते हैं सब प्लेस में। यार ठीक है बड़े भाई, क्या हो गया? उन्हें ये भी लगा होगा कि वो बस ऐसे लाइट हार्टेडली मजाक करके लोगों को ऐसा बोल रहा था, तो इसीलिए उन्होंने इस पार्टी वाली बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, व्हिच आई थिंक दे शुड हैव। अब इस ग्रेजुएशन पार्टी के 2 हफ्ते बाद बियांका न्यूयॉर्क सिटी जाना चाहती थी, क्योंकि वहां क्वींस में एक गॉथिक सिंगर निकोल डोलन गैंगर का कॉन्सर्ट होने वाला था। नाउ सिंस वो सिर्फ 17 साल की थी, तो उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसे कॉन्सर्ट में लेके जा सके, उसके साथ वहां तक एंजॉय कर सके, प्लस उसकी मॉम भी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। तो इसीलिए जब उसने ब्रैंडन से पूछा कि क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे और मेरे साथ कॉन्सर्ट अटेंड करोगे, तो उसने एकदम से हाँ बोल दिया इस चीज
चीज के लिए, बल्कि इस बात से बियांका की मॉम को भी इस चीज की तसल्ली मिल गई थी कि चलो एटलीस्ट कोई तो जान पहचान का जा रहा है मेरी बेटी के सबसे ज्यादा दूर। एंड ऑल्सो दिस थिंग कि कोई एडल्ट वहां पे मौजूद होगा जो उसे पिकअप करेगा, ड्रॉप करेगा, कोई एडल्ट वहां होगा जो उसे सेफ रखेगा। ऊपर से वो लोग अब ब्रैंडन को ट्रस्ट करते ही थे, तो उन्होंने इस प्लान पर कोई भी ज्यादा डाउट नहीं करा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन ओवर हियर इज कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये बियांका के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सी द थिंग इज दैट कि जब बियांका बचपन से ही इन चीजों से स्ट्रगल कर रही थी तो वो हमेशा अपनी मॉम से चिपकी हुई रहती थी, अपनी बहन से चिपकी हुई रहती थी। सो दिस वाज लाइक द फर्स्ट टाइम इन हर अडल्ट लाइफ जब वो अकेले कहीं बाहर जाती है अपने दोस्तों के साथ और एंजॉय करके वापस आती। तो इसीलिए भी वो किसी एक नोन आदमी को अपने साथ ले जाना चाहती थी जो उसे सेफ रख सके, बिकॉज शी डिड नॉट नो कि न्यूयॉर्क में कैसे सर्वाइव करना है। अब इस कॉन्सर्ट में बियांका जा तो ब्रैंडन के साथ रही थी, पर वो उधर एक और लड़के से भी मिलने वाली थी जिससे वो डिस्कॉर्ड पर बात किया करती थी, और इस लड़के का नाम था एलेक्स। नाउ अगेन जैसे कि मैंने कहा कि बियांका इस कॉन्सर्ट में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये उसका पहला कॉन्सर्ट होने वाला था जहां वो बिना अपने मॉम या फिर किसी गार्जियन के होती। उसने इस कॉन्सर्ट में जाने के लिए तरह यार इसके मतलब जिस हिसाब से बड़े भैया आप कह रहे हो, इसके मतलब आराम से लाखों में फॉलोअर्स तो होंगे ना, ये ऐसे किसी से भी मिल लेती, दैट्स क्रेजी भाई। मेरे लाख हो जाए भाई, मिलूं भाई, ऑब्वियसली भाई, फैन इंटरेक्शन इज रियली गुड भाई, इम्पोर्टेंट एज वेल, बट भाई प्राइवेटली एक दो बंदों से मिलना इट्स क्रेजी भाई। यू आर सच अ बिग नेम एंड ही इज नॉट, मे बी उसके दिमाग में शुरू से ही होगा यार कुछ ना कुछ फेम के लिए, फिर मतलब यार क्या ही कितने चांसेस हैं कि उसके दिमाग में कुछ अच्छा हो तुम्हारे साथ करने का, लाइक तुम्हारे से सिर्फ दोस्ती रखने का, वो भी अच्छी वाली, 1 on 10 आई गेस। के आउटफिट ट्राई किए थे, और उसने अपनी वो भी मॉम का भाई फीडबैक भी लिया था इन मैक्सिमम। चीजों के लिए, क्योंकि वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। प्लस शी वांटेड टू लुक हर बेस्ट। अब जब कॉन्सर्ट का दिन आया, यानी कि 13 जुलाई 2019 सैटरडे, उस दिन दोपहर 2:30 बजे बियांका अपने घर से निकली। उसकी मॉम ने उसे हक किया और आई लव यू बोला, बिना ये जाने कि ये आखिरी टाइम था जब वो अपनी बेटी को अपने सामने जिंदा देखेंगी। ब्रैंडन के साथ जब बियांका न्यूयॉर्क सिटी जा रही थी तो उसने रास्ते भर से अपनी मॉम को डिफरेंट सीनरीज की पिक्चर्स और अपडेट स्नैपचैट के थ्रू भेजे थे। ऐसे ही एक अपडेट शाम को 7:30 बजे के करीब उसने अपनी मॉम को भेजा था, जब वो लोग कॉन्सर्ट वेन्यू पर पार्किंग स्पेस ढूंढ रहे थे। और जाहिर सी बात है कि इस चीज के होने के बाद किम ने अपनी बेटी से रेगुलर अपडेट रखने की उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब बियांका और ब्रैंडन कॉन्सर्ट में बिजी होने वाले थे। और जिस तरह आप लोगों ने अभी तक देखा ही होगा कि किम एक काफी ज्यादा फ्रैंक और ओपन माइंडेड मॉम थी। वो बस इतना ही चाहती थी कि बियांका इस कॉन्सर्ट को एकदम केयर फ्री होकर एंजॉय करे, हाँ, इसलिए उन्होंने क्योंकि अपनी बेटी को सेम बग भी एज नहीं थी करा। अब 10 बजे ऑलमोस्ट। करीब बियांका ने खुद ही अपनी मॉम को टेक्स्ट किया और बताया कि कॉन्सर्ट खत्म हो चुका है और वो अब ब्रैंडन के साथ वापसी के लिए निकल रही है। ये बियांका का किम को आखिरी टेक्स्ट था, जिस पॉइंट के बाद उनकी कोई बात नहीं हुई। अगली ही सुबह यानी कि 14 जुलाई को 7 बजे करीब किम के घर की बेल बजी। उसकी छोटी बेटी ओलिविया ने दरवाजा खोला और अपनी मॉम को बताया कि उनके घर पुलिस आई हुई है, जो उनसे बियांका के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। There was a knock at our door. Is there a Bianca Devins that lives here? Yeah, why? My daughter Olivia answered the door. She came up to me and said, "Ma'am, the police are here. There's something going on with Bianca." अब किम जब पुलिस ऑफिसर से मिली तो उन्होंने उससे बियांका के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछा, बट किम हैड नो क्लू कि उसकी बेटी इस वक्त कहाँ थी, और वो पैनिक करने लग गई थी। अब उसने पुलिस को बताया कि वो पिछले शाम अपने दोस्त के साथ न्यूयॉर्क सिटी में एक कॉन्सर्ट अटेंड करने गई थी, जिसके बाद वो रात भर नहीं लौटी थी। नौ जब पुलिस वालों ने ये चीज सुनी तो उन्होंने किम को सीधा ये बोला कि तुम अपनी बेटी को कॉल लगाओ, लेकिन सारे के सारे कॉल बैक टू बैक सिर्फ वॉइस मेल के लिए ही जा रहे थे। और इस चीज के बाद किम और ओलिविया दोनों ही सर्टन हो गए थे दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। इस तरह अचानक से सुबह सुबह पुलिस वालों का उनके घर में आना और बियांका को कोई भी अता पता ना होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लेकिन इस पॉइंट पर किम और ओलिविया सिर्फ वेट ही कर सकते थे और कुछ नहीं, या तो बियांका का एक कॉल या फिर मैसेज का, या फिर पुलिस वालों की साइड से किसी चीज के अपडेट का। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब ओलिविया अपनी एक फ्रेंड के साथ किचन में थी और वो अपना फोन चेक कर रही थी, तो किम ने दूसरे रूम से अचानक से अपनी बेटी की एक ऐसी चीख सुनी जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ओलिविया को किसी ने उसकी बहन बियांका की ऐसी खून में लथपथ फोटो भेजी थी जिसे देखकर वो शॉक में चली गई थी। जब उसने अपनी मॉम को इस फोटो के बारे में बताया तो वो भी एकदम डिनायल मोड में आ गई थी और रेपिटेडली बस ये चलाने लगी थी कि ये मेरी बेटी नहीं हो सकती है। लेकिन पिछले ही दिन जिस एक्साइटेड और चेयरफुल बियांका को उन्होंने कॉन्सर्ट जाने से पहले बाय किया था, आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। ऐसा क्या हुआ 13 जुलाई की रात और 14 जुलाई की सुबह को जो किम और ओलिविया को आउट ऑफ नोवेयर इतनी ग्रूसम रियलिटी से डील करना पड़ रहा था? इस चीज को जानने के लिए लेट्स गो बैक टू 13 जुलाई, वही रात जब बियांका के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ था। जैसे मैंने पहले भी बताया है, उस रात कॉन्सर्ट में बियांका अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड एलेक्स से भी मिलने वाली थी, और क्योंकि वो जानती थी कि ब्रैंडन एक जेलस और पॉसेसिव टाइप का आदमी था, तो वो इस मीटिंग को लेकर थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट भी थी, और ऐसा उसने एलेक्स के साथ भी शेयर किया था। अब इसी बीच कॉन्सर्ट के टाइम पे जब वो एलेक्स से मिली और उसके साथ उसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो एक पॉइंट पर एलेक्स एंड बियांका दे किस, जिस चीज में कुछ भी एबनॉर्मल या फिर गलत नहीं था। बियांका सिंगल थी, वो किसी के साथ भी कमिटेड या फिर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में नहीं थी, तो क्लियरली ये एक चीटिंग का केस नहीं था। पूरा टाइम जब ये तीनों कॉन्सर्ट में साथ में थे तो एलेक्स ने चीटिंग नहीं था, इट्स रियल, ठीक है, मान मान गए भाई, मान गए। एंड आई एम नॉट सेइंग इट सरकास्टिकली भाई, मुझे पता है भाई ऐसा टोन लग रही है कि मैं सरकास्टिकली कह रहा हूँ, नहीं 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 भाई, ब्रैंडन ने गलत किया जो किया। ही वाज लाइक काइंड मतलब वो खुद ही बॉयफ्रेंड का अपना वो कर रहा था कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ, एंड ऑल दैट शिट, एंड शी वाजंट इन अ रिलेशनशिप, सो
हाँ भाई कर सकती है, बट यू नो आई गेस उसको उस टाइम पे मैं कौन ही होता हूँ बोलने वाला, बट वही बात है, उसको थोड़ा सा काइंड ऑफ सोचना चाहिए था कि ये ब्रैंडन इसी के साथ मेरे को घर जाना है रात को, और मैं यहाँ पे एलेक्स के साथ किस कर ली तो कुछ भी हो सकता है, ये मेरे को जान से मार देगा, या फिर इसको एलेक्स के साथ ही चले जाना चाहिए तो उस टाइम पे शायद बच ने जाती भी है। सेंस कर लिया था कि ब्रैंडन नहीं चाहता था कि एलेक्स उसके और बियांका के बीच में आए, और वर्स्ट पार्ट तो ये था कि ब्रैंडन ने बियांका और एलेक्स को किस करते हुए देख लिया था। इसके बाद उसे इनिशियली बस यही लगने लगा कि बियांका ने उसे धोखा दिया है, विच वाज नॉट ट्रू। नाउ ब्रैंडन और बियांका ने हाँ ब्रीफली डेट किया होगा, बट ना तो वो लोग कभी एक्सक्लूसिव थे और ना ही कभी उनका रिलेशनशिप चला था। इट वाज वेरी क्लियर दैट उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था एंड दे वर जस्ट फ्रेंड्स। पर ब्रैंडन इस बात को आसानी से जाने देने वाला नहीं था। जब वो दोनों कॉन्सर्ट से वापस आ रहे थे तो बियांका ने एलेक्स को टेक्स्ट किया था, ये बताते हुए कि शायद ब्रैंडन ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था, और बियांका का ये डर सही निकला। बल्कि बियांका ने अपने एक और फ्रेंड को इस दौरान टेक्स्ट करते हुए बताया कि ब्रैंडन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। फिर जब कुछ समय बाद बियांका ब्रैंडन की गाड़ी के पीछे वाली सीट में जाकर सो गई थी, तब ब्रैंडन के अंदर का असली शैतान जागा। उसने अपनी गाड़ी रोकी, डैशबोर्ड पर एक कैमरा सेट किया और बैक सीट पर जाकर बियांका को उठाया। उसने बियांका के उठने पर ब्रैंडन ने उसे कन्फ्रंट किया कि आखिर उसने किसी दूसरे लड़के को किस क्यों किया। उसका गुस्सा देखकर बियांका ने उसे सॉरी तक बोला, पर जब ब्रैंडन ने उससे कहा कि एक सॉरी इस गलती के लिए काफी नहीं था, तब बियांका ने उसे रिमाइंड किया कि वो और ब्रैंडन किसी एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में नहीं थे, जो वो उसे इस बात का एक्सप्लेनेशन दे या सॉरी बोले। बियांका ने फाइनली उससे पूछा कि वो उसे कब तक घर में ड्रॉप करेगा, एंड इन दिस मोमेंट ही रियलाइज कि शायद ये आखिरी बार था जब बियांका उससे मिल रही थी। ब्रैंडन अपने आप को खो बैठा और उसने अपनी कार में छुपाया हुआ एक चाकू निकाला और बियांका को बैक टू बैक वो स्टैब करने लगा था। छुपाया, बाय द वे दिस इज द कीवर्ड है जिस पे हम वापस बाद में आएंगे। नाउ बियांका हैड नो क्लू कि वो जिस आदमी को अपना दोस्त समझती थी, जिस पर उसकी मॉम ने उसे ट्रस्ट करके कॉन्सर्ट भी भेजा था, वो उस पर अचानक बीच रात में एक दरिंदे की तरह हमला करेगा। वो दर्द और शॉक में बहुत ज्यादा चीखी और चिल्लाई, लेकिन ब्रैंडन को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उसने इतने बार बियांका को अपने नाइफ से मारा कि सिर्फ कुछ ही पल बाद बियांका की लाइफलेस बॉडी उसके सामने पड़ी थी। अब बल्कि उसे स्टैब करते टाइम ब्रैंडन गुस्से में चिल्ला रहा था, व्हाई डिड यू मेक मी डू दिस? तुमने मुझे ऐसा करने पर क्यों मजबूर किया? एज इफ उसके हाथों बियांका का खून होना उसकी नहीं बल्कि बियांका की गलती थी। उसने बियांका को स्टैब करने के बाद उसका थ्रोट तक इतना डीप कट किया था कि वो बियांका के बॉडी से ऑलमोस्ट सेपरेट हो गया था। कई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा मर्डर सुबह 5:47 AM से लेकर 6:40 AM के बीच हुआ था। लेकिन ब्रैंडन की हैवानियत सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकी। बियांका की जान लेने के बाद ना तो उसे कोई रिग्रेट हुआ और ना ही वो आगे रुका। उसने इतने यार कुछ होता है ना, कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता भाई, they do the shits and which are not like applicably acceptable in the society। मतलब ये तो बहुत ही बड़ी चीज है भाई, कुछ छोटी छोटी चीजें भी कर देते हैं लाइक कुछ लोग, as like cheating। ये तो चीटिंग नहीं थी ऑब्वियसली, इट वाज नॉट अ चीटिंग, ये तो कैजुअल रिलेशनशिप भी नहीं था इनका, कुछ भी नहीं था काइंड ऑफ। तो भाई इसमें तो चलो मान लिया, ये तो चलता है इतना तो, बट भाई कुछ कुछ होते हैं जो बिल्कुल सीरियस रिलेशनशिप में भी चीट कर लेते हैं एंड देन दे लाइक प्रिटेंड कि सामने वाले की गलती एंड ऑल दैट। आई डोंट नो भाई, इट्स क्रेजी भाई, क्रेजी। इमरान से एक सीन क्रिएट किया जैसे कि ये सब कुछ एक रियल लाइफ में नहीं बल्कि एक मूवी में हो रहा हो। उसने फेमस सिंगर जोजी का टेस्ट ड्राइव गाना बजाया जो कि एक वन साइडेड रिलेशनशिप के बारे में है, और कार से उतरकर जमीन पर स्प्रे पेंट से उसने लिखा मे, जो कि एक वन साइडेड रिलेशनशिप के बारे में है, और कार से उतरकर जमीन पर स्प्रे पेंट से उसने लिखा मे यू नेवर फॉरगेट मी। और ये जो लाइन उसने लिखी थी ये भी कोई रैंडम लाइन नहीं थी। इस लाइन का रेफरेंस उसने एक बहुत ही ज्यादा डार्क जापानीज कॉमिक बुक से लिया था जो कि उसने और बियांका ने साथ में पढ़ा था पहले। ब्रैंडन ने एक बॉन फायर तक बिल्ड किया और फिर बियांका की डेड बॉडी की काफी सारी गोरी पिक्चर्स क्लिक की। अब 14 जुलाई की सुबह 6 बजे और फिर बियांका की डेड बॉडी की काफी सारी गोरी गोरी पिक्चर्स क्या होता है? व्हाट द फक इज गोरी पिक्चर ब्रो? प्रियंका की डेड बॉडी की काफी सारी गोरी पिक्चर्स क्या होता है? पिक्चर्स क्लिक की। अब 14 जुलाई की सुबह 6:03 पर उसने बियांका की एक बहुत ही ग्राफिक इमेज डिस्कॉर्ड पर पोस्ट करी उसी ग्रुप पर जिसमें वो और बियांका बात किया करते थे। इस फोटो में बियांका की अपर बॉडी इंक्लूडिंग हर टॉप खून से भीगा हुआ था और उस पर कैप्शन था, सॉरी फकर्स, यू विल नेवर हैव समबडी एल्स टू ऑर्बिट। सॉरी, पर अब तुम लोगों को ऑर्बिट करने के लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। एज इफ बियांका की पूरी लाइफ और उसकी एग्जिस्टेंस का बस एक ही मीनिंग था कि फॉलोअर्स गेन करना या फिर अपने ऑर्बिटर्स ढूंढना। डिस्कॉर्ड ही नहीं, ब्रैंडन ने बियांका की कॉर्प्स की पिक्चर इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करी विद कैप्शन आई एम सॉरी बियांका। बल्कि मर्डर करने से पहले उसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी पिक्चर्स पोस्ट करी थी जिनका कैप्शन था दिस इज योर लाइफ एंड इट्स एंडिंग 1 मिनट एट अ टाइम, जो कि फाइट क्लब मूवी का डायलॉग है। और दूसरी फोटो जो उसने ऑन द रोड ली थी जिसका कैप्शन उसने लिखा था हियर कम्स हेल इट्स रिडेम्पशन टाइम, राइट। उसने बियांका के फ्रेंड्स को भी डायरेक्टली उसके कॉर्प्स की फोटो भेजी थी विद द टाइटल इट्स ओवर। साथ ही साथ उसने अपना इंस्टा बायो चेंज करके जुलाई 14 डाला जो कि वही दिन था जिस दिन उसने बियांका का खून किया था। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो बियांका की इतनी ज्यादा ग्राफिक और ट्रॉमेटाइजिंग पिक्चर्स भाई आई मीन नॉर्मल लोग ना लाइक
they'll try to hide this stuff, मतलब ये सब चीजें हाइड करने की ट्राई करेंगे ऑब्वियसली भाई। अगर मान लो भाई कर दिया, मान लो, वैसे बुरी बात है ऑब्वियसली, कर दिया ऐसा नहीं होता, बट भाई मर्डर करा है तो भाई बंदा एस्केप ही करेगा भाई ऑब्वियसली, मतलब यही बनता है कि पुलिस के पास नहीं उसको कॉर्ड होना ऑल दैट। इसने भेज दी भाई सबको पिक्चर्स एंड ही इज लाइक ओपनली वो कर रहा है कि भाई मैंने किया, हम माँ मर्डर करता हूँ, मैं सीरियल किलर हूँ। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, 4chan, Crazy इन भाई। सारी जगह पे पोस्ट किया उसने, एज इफ उसके पास इतना ज्यादा फ्री टाइम था एंड ही वाज नॉट इन अ हरी, एज इफ वो जो कुछ भी कर रहा था वो बस एक डे टू डे नॉर्मल रूटीन था उसके लिए। नाउ जब इनिशियली बियांका के फ्रेंड्स ने ये फोटोज देखी तो उन्हें लगा कि शायद से ये फेक है या फिर कोई उनके साथ गंदा मजाक कर रहा है, क्योंकि अक्सर पहले डिस्कॉर्ड पर लोग या फिर 4chan पर भी ऐसी डिस्टर्बिंग और गोरी पिक्चर्स को पोस्ट किया करते थे। ऊपर से किसी ने भी अपने वर्स्ट नाइटमेयर में ये नहीं सोचा होगा कि उसका अपना दोस्त, बियांका का अपना दोस्त उसे इतनी अच्छा मैं गोरी गोरी सुन रहा हूँ मैं। बेरहमी से मार देगा और तो और उसकी ऐसी फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट करेगा। लेकिन फिर ये फोटोज 14 जुलाई की सुबह को सोशल मीडिया पर वाइल्ड फायर की तरह फैल गई थी एंड थैंकफुली काफी सारे लोगों को ये बिल्कुल भी फेक नहीं लगी एंड दे टुक एक्शन, और उन्होंने यूटिका के पुलिस डिपार्टमेंट को इन फोटोज के बारे में कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था सीधा। एक पॉसिबल होमिसाइड से रिलेटेड जब मल्टीपल 911 कॉल्स आए तब जाकर कुछ पुलिस ऑफिसर्स सुबह सुबह 7 बजे करीब बियांका के घर एक वेलफेयर चेक करने पहुंचे थे ताकि वो उसकी मॉम से कंफर्म कर सके कि क्या उनकी बेटी सेफ है या नहीं। इस दौरान जब वो ऑफिसर्स किम और ओलिविया के साथ थे तभी वहां 911 डिस्पैचर्स को एक और कॉल आया, जो कि बाय द वे बियांका के घर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स भी अपने रेडियो के थ्रू सुन पा रहे थे, और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि खुद ब्रैंडन का ही था। उसने इस कॉल पर पुलिस से कहा कि उसने एक खून किया है और विक्टिम का नाम था बियांका मिशेल डेविंस, और इतना ही नहीं, ब्रैंडन ने पुलिस को क्राइम सीन का एड्रेस देकर उन्हें अपनी लोकेशन पर बुलाया और बोला कि जब तक वो उसकी लोकेशन पर पहुंचेंगे तब तक वो खुद की भी जान ले चुका होगा। 911, what is your emergency? My name is Brandon. The victim is Bianca Michelle Devins. I'm going to kill myself. ये कॉल सुनते ही पुलिस वालों को ये चीज पता थी कि अब उनके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है एंड दे नीडेड टू एक्ट क्विकली। क्या पता वो अभी भी बियांका की जान बचा सकते थे या फिर एटलीस्ट उसके मर्डरर को जिंदा पकड़ सकते थे वो लोग, और वो बियांका को जस्टिस दिला सकते थे। एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा सैड है इस केस में बाय द वे, वो ये है कि जो लोकेशन ब्रैंडन ने पुलिस वालों को दी थी वो बियांका के घर से बस 10 मिनट दूर थी, और ये फैक्ट आज तक किम को हॉन्ट करता है कि उनकी बेटी हमारे घर से, अपने घर से बस 10 मिनट दूर ही मरी थी। इफ ओनली बियांका उस दिन कार से बाहर निकल पाती एंड इफ ओनली किम को पता होता कि उनके घर से सिर्फ 10 मिनट दूर उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसी हैवानियत हो रही है, वो कैसे भी करके शायद से बियांका को बचा लेती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जब पुलिस ऑफिसर्स इस लोकेशन पर पहुंचे तो उन्हें वहां ब्रैंडन की कार पार्क मिली और उसके हाथ में वही नाइफ था जिससे उसने बियांका को स्टैब किया था। फर्क बस इतना था कि ये नाइफ अब ब्रैंडन ने खुद के गले पर लगा रखी थी। अब क्राइम सीन पर मौजूद जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी गन ब्रैंडन की तरफ पॉइंट करी और उससे कहा कि ये नाइफ नीचे रख दे, लेकिन इतने How the fuck? भाई वो खुद की जान लेने को रेडी है, तो उसके ऊपर पॉइंट करने का क्या मतलब बनता है? देर में ब्रैंडन अपने गले पर ही चाकू मार चुका था, और इस चीज को करने से पहले उसने अपनी एक खुद की सेल्फी भी पोस्ट करी थी ऑनलाइन, जिसका कैप्शन उसने लिखा था एशेस टू एशेस। अल्टीमेटली जब बैकअप के लिए और भी पुलिस ऑफिसर्स इस लोकेशन पर पहुंचे तो फाइनली ब्रैंडन को टैकल करके डिसआर्म कर दिया गया और फौरन ही उसे एम्बुलेंस में बिठाया गया। ब्रैंडन घायल हो गया था इस पॉइंट पर, बट ही वाज नाउ आल्सो अंडर अरेस्ट। इसी दौरान पुलिस को ब्रैंडन की गाड़ी के पास एक टार्पोलिन के नीचे फाइनली बियांका की बॉडी भी मिल गई थी, एंड इससे पहले वो खुद किम को इन्फॉर्म कर पाए तब तक ओलिविया ने भी बियांका की डेड बॉडी की पिक्चर ऑनलाइन देख ली थी एंड शी न्यू कि बियांका वाज नो मोर। अभी तक जो मैंने बियांका के मर्डर की डिटेल्स तुम्हें दी हैं वो सीधा एक रिकॉर्डेड फुटेज से आती हैं जो कि ब्रैंडन ने खुद अपनी कार में सेट किए हुए कैमरे से ली थी, और इस फुटेज को देखकर जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो भी काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे। लेकिन थैंकफुली ये बहुत ही बड़ा एविडेंस था इस केस में ब्रैंडन को चार्ज करने के लिए। अब क्लियरली ये केस तो ओपन एंड शट केस ही था, लेकिन पुलिस वालों को ये जानना था कि आखिर ब्रैंडन ने इतना ज्यादा वायलेंट कदम क्यों उठाया, और जब धीरे धीरे करके इस केस को स्टडी करा गया तब उन्हें समझ आया कि ब्रैंडन के वायलेंट टेंडेंसीज के पीछे उसका अब्यूसिव हाउस होल्ड या फिर ट्रॉमेटिक बचपन ही नहीं बल्कि वो डार्क और ट्विस्टेड कंटेंट भी था जो वो ऑनलाइन कंज्यूम किया करता था। शायद तुम भी ऐसे मीम कल्चर्स और सब कल्चर से काफी ज्यादा वाकिफ होंगे जो सिग्मा मेल्स, इंसेल्स, ऑर्बिटर्स एक्सेट्रा के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर तुम लोगों ने नेटफ्लिक्स पे एडोलेसेंस नाम का शो देखा है तो यू वुड नो व्हाट इंसेल मींस, इनवॉलंटरीली सेलिब्रेट, यानी कि वो हेटेरोसेक्सुअल मेल्स जिन्हें लड़कियां अटेंशन नहीं देती, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वो चाहते हुए भी किसी से सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। और इंसेल माइंडसेट भी एक तरीके से रेप कल्चर का पार्ट ही है, बहुत ज्यादा एक्सटेंट में नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि ऐसे लड़के लड़कियों से नफरत करने लगते हैं जब उन्हें चाहकर भी रोमांटिक पार्टनर्स नहीं मिल पाते हैं, और ब्रैंडन के केस में भी यही हुआ। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि बियांका एक इंडिविजुअल थी जिसने उसके रोमांटिक एडवांसेस को काफी पोलाइटली रिजेक्ट किया था। उसके दिमाग में बियांका बस उसकी प्रॉपर्टी थी और वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। नाउ तुम लोग को ये देखकर लग रहा होगा कि शायद से उस दिन ब्रैंडन उसके साथ गया, उसने एलेक्स को और बियांका को किस करते हुए देखा और फिर उसे गुस्सा आ गया और फिर उसने सब कुछ करा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ब्रैंडन ये चीज काफी ज्यादा टाइम से प्लान कर रहा था। मर्डर से 2 दिन पहले उसने अपने फोन के नोट्स ऐप पर एक चेकलिस्ट बनाई थी जिसमें उसने स्टेप बाय स्टेप लिखा था कि वो खून करने के बाद क्या क्या करना चाहता था, जैसे कि स्पीक
स्पीकर सेटअप करना, लास्ट सॉन्ग चूज करना। इतना ही नहीं, उसकी सर्च हिस्ट्री देखने पर फर्दर पता चला कि 13 जुलाई से कुछ दिन पहले उसने काफी अलार्मिंग टॉपिक्स पर रिसर्च भी करी थी, जैसे कि हाउ टू चोक समवन और कैसे किसी इंसान की कैरोटिड आर्टरी को पंक्चर किया जा सकता है। ये आर्टरी बाय द वे गले में पाई जाती है और उसने यही इन्फो यूज करके बियांका को और खुद को भी गले में ही स्टैब किया था। नॉट टू फॉरगेट कि उसने कैंपिंग पर्पसेस का बहाना सोचकर अपनी गाड़ी में नाइफ भी पहले से रख लिया था और खरीदा था और उसने कैमरा तक सेट किया था वहां पर। इस चीज से हमें यही पता चलता है कि ये क्राइम ऑफ पैशन नहीं था या फिर ये कोई मिसस्टेप नहीं था जो उसने गुस्से में आकर कर दिया था। दिस वाज अ प्लान्ड मर्डर। 14 जुलाई की शाम तक इस क्राइम से रिलेटेड फोटोज जो ब्रैंडन ने ऑनलाइन पोस्ट करी थी वो पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी थी। कुछ लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन पिक्चर्स को देख रहे थे तो कुछ लोग एज एन एंटरटेनमेंट इन्हें आपस में शेयर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर हर जगह बियांका के नाम के हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। इनफैक्ट कई अकाउंट्स तो बियांका की मौत पर मीम्स भी बना रहे थे। यहाँ पर यूजर्स इन मर्डर्स को सेलिब्रेट कर रहे थे। दे वर इवन ब्लेमिंग बियांका जो कि विक्टिम थी इस क्राइम की। अब अगले दिन यानी कि 15 जुलाई को ब्रैंडन क्लार्क को सेकंड डिग्री मर्डर के लिए चार्ज किया गया, इवन दो वो अभी भी हॉस्पिटल में ही था, बट ही वाज आउट ऑफ डेंजर एट दिस पॉइंट। लेट जुलाई में थोड़ा रिकवर करने के बाद ही प्लीडेड नॉट गिल्टी, जो कि काफी ज्यादा इलॉजिकल था, खासकर इसीलिए क्योंकि उसने खुद ही अपने क्राइम की फोटोज हर जगह पोस्ट करी थी। लेकिन फिर अगले साल फरवरी 2020 में अपना ट्रायल शुरू होने से पहले उसने गिल्टी प्ली करा। हाउएवर कोविड-19 के चलते उसकी सेंटेंसिंग पोस्टपोन हो गई थी, जिस बीच उसने फिर से अपनी गिल्टी प्ली विथड्रॉ करना चाही, लेकिन जज ने अलाउ नहीं करा इस चीज के लिए क्योंकि वो ऑलरेडी खुद को गिल्टी एडमिट कर चुका था। फाइनली 16 मार्च 2021 को ब्रैंडन को 25 साल के लिए लाइफ इन प्रिजन का सेंटेंस मिला 25 साल के लिए लाइफ इम्प्रिजन क्या होता है? और बियांका की फैमिली को जस्टिस मिला। For the callous act in which you posted pictures of her murdered body on social media to gratify your own selfish purposes, you, Brandon, deserve to spend the rest of your life in prison. लेकिन इस केस में जस्टिस डिफाइन करना इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एक तो बियांका की फैमिली ने उसे हमेशा के लिए खो दिया है अब, और जैसे कि ये सदमा काफी नहीं था, उसकी जो फोटो थी, उसकी जो लास्ट फोटो थी वो भी इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। जब ये फोटोज पब्लिकली इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी तो किम ने इस चीज के लिए सबको पब्लिकली रिक्वेस्ट करा था कि लोग उनकी बेटी की डेथ की फोटो शेयर ना करें, क्योंकि इन फोटोज के पीछे लिटरली एक बच्ची थी, उनकी खुद की बच्ची, जिसे एक वायरल कंटेंट की तरह बस देखा जा रहा था। उन्हें बस यही चीज दिख रही थी कि इंटरनेट के जो लोग हैं वो अपनी ह्यूमैनिटी खो चुके हैं, व्हिच वाज जस्ट अ नाइटमेयर फॉर देम। किम और ओलिविया हर सुबह अपना फोन तक यूज करने से डरने लगे थे क्योंकि ये पिक्चर्स लिटरली हर जगह थी एंड वो ये चीजें दोबारा नहीं देखना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने बियांका की डेथ पर कैपिटलाइज किया था, वो भी बस अपने फॉलोअर काउंट बनाने के लिए। ये लोग बियांका से रिलेटेड न्यूज और पोस्ट पर कमेंट करते और बोलते कि फॉलो मी और डीएम मी फॉर हर डेथ पिक्चर्स, व्हिच इज इनसेन। दूसरा रीजन यहाँ पर ये था कि जैसे कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जिन पर भी ये फोटोज शेयर वही लोग हैं भाई, थोड़ा इनको लाइट करके बोल दो तो इनकी एमएमएस के लिए माँ को डीएम करे वही टाइप ऑफ लोग हैं भाई। ये वैसे ही लोग हैं भाई, दूसरों की मजबूरी या दूसरों के साथ जो गलत है उस पर कैपिटलाइज करते हैं। दैट्स क्रेजी मैन, दैट्स क्रेजी। करी जा रही थी और ये फोटोज इतनी ज्यादा वायलेंट और हॉरिफिक थी तब इन सोशल मीडिया एप्स पर या फिर वेबसाइट्स पर किसी भी तरह की पॉलिसीज एक्टिव नहीं थी जिससे इन इमेजेस को परमानेंटली और क्विकली रिमूव करा जा सके और उन फोटोज के डुप्लीकेट इमीडिएटली ब्लॉक हो जाएं। बियांका की फैमिली नहीं चाहती थी कि फ्यूचर में कोई और फैमिली भी ऐसे दिन देखे, और इसके लिए किम ने बियांका's लॉ का आइडिया प्रपोज करा, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनीज पर स्ट्रिक्टर प्रेशर डाला जाएगा टू ब्लॉक एंड रिमूव ग्राफिक कंटेंट, और ऐसे कंटेंट पोस्ट करने भी अपने आप में एक क्राइम माने जाएंगे। लेकिन जहां पर बियांका की काफी ज्यादा हॉरिफिक पिक्चर्स वायरल हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग बियांका की मेमोरी को लाइट पिंक कलर और फेमिनिन एस्थेटिक से वापस जोड़ना चाहते थे, और थैंकफुली बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स ने पिंक फॉर बियांका नाम का हैशटैग पॉपुलराइज करा, जिससे बियांका का नाम कहीं भी सर्च करने पर बस पिंक क्लाउड्स, पिंक फ्लावर्स, पिंक हार्ट्स और क्यूट कैट्स की पिक्चर्स पॉप होने लगी थी, ना कि किसी वायलेंट मर्डर की। एंड आई थिंक हमें बियांका को ऐसे ही अपने मेमोरी में रखना चाहिए बिकॉज़ शी वाज मच मोर देन अ विक्टिम। वो क्रिएटिव थी, आर्ट्सी लड़की थी एंड शी हैड बिग ड्रीम्स। नाउ यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है जिसे मैंने अभी तक अवॉइड करा था और मैं अब इस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। वो ये है कि काफी सारे लोगों का ये मानना है कि बियांका लेड ब्रैंडन, बियांका ने ब्रैंडन को लीड ऑन करा, तो कहीं ना कहीं ब्रैंडन जस्टिफाइड था इस चीज को करने के लिए। ना फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी हम Killing someone is never justified. I mean, murder is never justified for anything. Most probably कुछ बहुत ही insane केस में शायद हो जाए justify, जब मतलब खुद की जान पे आ जाए या फिर वो सब में सेल्फ डिफेंस टाइप शट में, उसमें तो हो भी जाए एक बार को जाके मर्डर जस्टिफाई। बट ना भाई, ये तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं था। ना, that's not even a conversation to make। स्टेटमेंट मिली है वो ऑफ कोर्स ये बात है कि ब्रैंडन के फैमिली के साइड से, बियांका की फैमिली के साइड से और जितने भी लोग इस केस में इन्वॉल्व है उनके साइड से ही मिले हैं। सारी की सारी स्टेटमेंट्स बस यही चीज क्लैरिफाई करती है कि बियांका एंड ब्रैंडन दे डिड नॉट हैव अ रिलेशनशिप, और बियांका की साइड से रिलेशनशिप सीरियस नहीं थी, तो उसका किसी और लड़के के साथ जाना कुछ गलत चीज नहीं थी। लेकिन इसी के ऑपोजिट कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज पे बिलीव करते हैं स्ट्रांगली कि बियांका इस केस में गलत थी। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर शी डिड और व्हाटएवर शी डिड नॉट डू, ब्रैंडन को ये कोई भी हक नहीं बनता था कि वो बियांका को मार दे। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस थिंग? डिड बियांका लीड ब्रैंडन और वाज इट जस्टिफाइड?
इवन इफ शी डिड भाई, मर्डर जस्टिफाइड नहीं था, वो चीटिंग भी होती तो भी जस्टिफाइड नहीं था मर्डर। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं जो ब्रैंडन ने करा था वो गलत ही था पूरा का पूरा? डू लेट मी नो इन कमेंट्स डाउन बिलो। बट इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी, प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वन गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय। आई होप भाई किसी के साथ ना हो भाई ऐसा, लाइक कर देते हैं यार वीडियो। आई होप भाई सब सेफ रहे एंड नो फैमिली शुड एवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ moments whatsoever भाई। ओ भाई क्रेजी ना। ओके भाई लाइक कर दें। मैंने बात है, अगर तुमको वापस देखने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरे मेन चैनल की एक वीडियो है, उसका लिंक यहाँ पे एंड स्क्रीन पर तुम्हें दिख जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।